स्वागत है आपका बंगलो इंजीनियर्स में। आज के इस वीडियो में हम लोग कंक्रीट की वर्केबिलिटी को मेज़र करने के लिए फ्लो टेबल टेस्ट एंड कैलीबॉल टेस्ट को पढ़ेंगे। जैसे कि पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि जो IS कोड यूज़ होता है कंक्रीट की वर्केबिलिटी के लिए वो होता है IS 1199। इसमें सारे स्पेसिफिकेशन एंड प्रोसेस दी हुई है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम फ्लो टेबल टेस्ट की प्रोसेस, उसके एपरेटस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो, देन साथ ही साथ जो लिमिट्स होती है उसकी वो देखेंगे एंड कैलीबॉल टेस्ट को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्लो टेबल टेस्ट क्या होता है? जैसे कि नाम में ही दिख रहा है कि जो फ्लो प्रॉपर्टी होती है, फ्लोइंग प्रॉपर्टी होती है, ऐसे कंक्रीट की जो फ्लोइंग प्रॉपर्टी होती है उसी के हेल्प से हम क्या करेंगे, वर्केबिलिटी को मेज़र करेंगे। ठीक है, तो और भी प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि कंक्रीट की क्वालिटी को अफेक्ट करती है, जैसे कि उसकी कंसिस्टेंसी हो गई, कोहेसिवनेस हो गया, या फिर जिन कारणों की वजह से उसमें सेग्रीगेशन हो सकता है वो चीज़, तो उनकी हेल्प से भी हम उसकी क्वालिटी को डिटरमाइन करेंगे। तो मेनली जो फ्लो टेबल टेस्ट होता है वो कि बेस्ड हो गया हमारी कंसिस्टेंसी जो कि वाटर सीमेंट रेशियो पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो फ्लो टेबल टेस्ट जो होता है वो यूज़ होता है हाईली वर्केबल कंक्रीट के लिए। अब आगे की स्लाइड्स में हम ये भी देखेंगे कि हाईली वर्केबल क्या होता है, लो वर्केबल, मीडियम वर्केबल, ये सारा हम एक स्लाइड में सारा कंपैरिजन करेंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में हमने जो है कंपैरिजन किया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड जो यूज़ होती है एंड फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड हमने एक समरी प्रिपेयर की है जिसमें कि सारे इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ एंड टेस्ट के बारे में हमने दिया है। तो अब फ्लो टेस्ट के बारे में भी हम शुरू करते हैं, कंपैरिजन बाद में देखेंगे। तो फ्लो टेस्ट में जो एपरेटस यूज़ होता है वो कुछ इस तरह से एक मेटल का टेबल होता है। ठीक है, जहाँ पे कि क्या होता है, एक हैंडल होता है, मोल्ड होता है, स्कूप होता है, टैंपिंग रॉड होती है। ठीक है, तो यहाँ के इसके स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं, मोल्ड के एपरेटस के स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं? तो सबसे पहले क्या होता है, एक मेटल का टेबल होता है जिसकी थिकनेस होती है 1.5 mm और डायमेंशन होती है 760 mm बाय 760 mm। ठीक है, मतलब एक स्क्वायर होता है 760 mm का, एक स्क्वायर टेबल हो गया हमारा। इसमें देखिए कि यहाँ पे जो स्क्रूज वगैरह लगे हुए हैं, इसका मतलब क्या है, वो लिमिटेड दे रहे हैं कि जिससे आप लिफ्ट करोगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हैंडल टू लिफ्ट द फ्लो टेबल। आगे हम प्रोसेस में देखेंगे इसका मीन्स क्या है। याद रखना कि ये हैंडल यहाँ पे हमने देखा था। ठीक है, आगे की प्रोसेस में। देन साथ ही साथ क्या होता है, एक हमारे पास स्कूप होता है जो कि वुडन का हो सकता है। ठीक है, एक स्कूप होता है जो कि वुडन का भी हो सकता है, या फिर हमारे पास एक टैंपिंग रॉड होती है, सेंटीमीटर की एक स्केल होती है जिसकी हेल्प से क्या होता है, हम फ्लो को मेज़र करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक कोन का फ्रस्टम होता है, जैसे कि हम स्लम कोन में यूज़ कर रहे थे वैसे ही हमारे पास एक कोन का फ्रस्टम होता है। डायमेंशंस इसकी होती है, बॉटम का डाया होता है 25 सेंटीमीटर, टॉप में होता है 17 सेंटीमीटर एंड इसकी टोटल जो हाइट होती है बॉब टेबल वो होती है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब साथ ही साथ इस टेबल में क्या होता है, टेबल में एक वैल्यू होती है। वैल्यू मीन्स जो टेबल होता है उसके ऊपर मार्किंग होती है, जो हमारा बॉटम डाया होता है ना फ्रस्टम का 25 सेंटीमीटर, वही मार्किंग उस टेबल के ऊपर भी होती है। 25 सेंटीमीटर का वहाँ पे एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना होता है। देन उसका क्या होता है कि उसके 4 पार्ट्स डिवाइड किए होते हैं, उसका भी मार्किंग होती है 4 पार्ट्स की। ठीक है, वो आगे देखेंगे उन मार्किंग का क्या यूज़ होता है। ठीक है, तो ये एपरेटस हमने देख लिया। ये पहले यूज़ किया जाता था इस टाइप का एपरेटस। अभी क्या टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है तो एपरेटस में भी कुछ चेंजेस हुए हैं। इसको हम पूरी तरह से एक मैनुअली ऑपरेटेड जो है एपरेटस बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टेबल को लिफ्ट करने की जो प्रोसेस है वो हमें मैनुअली करनी पड़ रही है हैंडल की हेल्प से। ठीक है, अब देखिए इम्प्रूव जो एपरेटस नया आया है वो ये है, जो सेकंड इमेज में दिखाई दे रहा है। इसमें जो आपको सर्कल दिख रहा होगा टेबल का, उसका डाया भी वही रहेगा 760 mm का। ये डाया यहाँ पे 760 mm का हमारे पास एक स्क्वायर था, अब हमारे पास 760 mm का एक सर्कुलर डाया है, सर्कुलर प्लेट होगी। ठीक है, जिसके ऊपर हमारा कोन का फ्रस्टम रखा हुआ है। अभी डायमेंशंस में आपको इमेज के थ्रू आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि कोन की डायमेंशंस डिफरेंट डिफरेंट है। हाँ, तो पर्पज़ के हिसाब से हम डिफरेंट रख सकते हैं। ठीक है, डायमेंशंस भी चेंज हो सकते हैं। जैसे कि हमारा जब कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट भी हम करते हैं तो उसमें भी 2 टाइप के एपरेटस आते हैं। ठीक है, एक हमारा स्मॉल एपरेटस आता है, एक आता है लार्ज एपरेटस। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा अवेलेबल है, वैल्यूज़ तो वही आएंगी। अब देखिए पहले वाला में आपको हैंडल के थ्रू लिफ्ट करना पड़ रहा था, दूसरे वाले एपरेटस में आपको क्या है कि जो एक यहाँ पे
जो हमारी सिलाई मशीन में हैंडल कैसे आता है, इसमें ऐसे हैंडल घुमाने का दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप जब घुमाते हैं तब हमारा फ्लो टेबल क्या होता है, लिफ्ट करता है एंड डाउन होता है, लिफ्ट करता है एंड डाउन होता है, ऐसा होता है, ठीक है। जैसे कि कैसाग्रांडे एपरेटस में भी आपने देखा होगा, जो कि उसमें काउंटिंग मीटर आता है ना, तो आप हैंडल को ऊपर करते तो कैसाग्रांडे का जो हमारा जो मोल्ड होता है वो ऊपर नीचे होता है, लिफ्ट होता है, वैसे ही इसमें भी होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो अपग्रेडेड एपरेटस आएगा वो भी पूरी तरीके से मोटराइज ही आएगा, जिसमें आपको सिर्फ स्विच ऑन करनी है एंड प्रोसेस उसकी स्टार्ट हो जाएगी, जो आप उसमें टाइमिंग जो सेटिंग्स जो है वो डालने के बाद, ठीक है। तो ये प्रोसेस है हमारे फ्लो टेबल टेस्ट की। पूरी कहानी हम देखेंगे, पर पहले हम इमेजेस की हेल्प से थोड़ा सा समझ लें कि होता क्या है। सो देखिए, सबसे पहले हमारा जो फ्लो टेबल टेस्ट है उसको अच्छी तरह से हमें क्लीन करना है, कोन को भी क्लीन कर लेना है, देन कोन को ग्रीसिंग कर देनी है अंदर से, ठीक है, ताकि कंक्रीट उसमें लगे ना। अब हम कंक्रीट का मिक्स तैयार कर लेंगे, जिस कंक्रीट का हमें टेस्ट करना है। हमने मिक्स तैयार कर लिया, उसको हमने इक्वली पार्ट्स में क्या करना है, कोन के अंदर फिल करना है। 2 लेयर्स में हमें कोन फिल करना है, तो उस हिसाब से आप उसको डिवाइड कर लीजिए। फर्स्ट लेयर फिल किया, उसको हमने 25 बार टैंपिंग रॉड से टैंप कर दिया, ताकि सारे वॉइड्स जो है फिल हो जाए। फिर सेकंड लेयर हमने डाला, उसको भी हमने टैंप किया। अब ऊपर से जो एक्सेस कंक्रीट रहेगी उसको आप स्ट्रैक कर दीजिए, ठीक है, मतलब हटा दीजिए, प्लेन सरफेस हमें मिल जाएगा। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हैंडल्स जो दिए हैं कोन में, उन हैंडल्स की हेल्प से वर्टिकली हम उस कोन को रिमूव करेंगे। सो थर्ड स्टेप में देखिए, जब हमने कोन को हल्का सा ऊपर उठाया तो क्या हुआ, जो कंक्रीट है वो नीचे से फ्लो होने लगी है, मतलब वो सबसाइड होने लगी है, ठीक है। तो अब फोर्थ स्टेप में देखिए कि अब जब सबसाइड हो चुकी है पूरी, तो उसका मेजरमेंट्स हो रहा है, बट वो कैसे फ्लो हुई पूरी, एकदम से तो नहीं हुई होगी, उसको टाइम लगा होगा। तो जहाँ पे हम देखें, ये देखिए आप 6th वाला पॉइंट देखिए, जो कि आपने जब वर्टिकली कोन को रिमूव कर दिया है उसके बाद कुछ सेकेंड्स आप रुकिए एंड देखिए कि कंक्रीट सबसाइड हो रही है। फिर क्या करना है हमें, जो हैंडल होता है ना, टेबल का जो हैंडल है हमारे पास, यहाँ पे पिछली इमेज में देखिए जो हैंडल दिया है जो कि लिफ्ट करने के लिए, उसको हम लिफ्ट करेंगे कितना, 12.5 mm। अब मैनुअली वाले टेबल में कैसे करेंगे, तो उसमें वहाँ पे गाइडेड दिए हुए हैं, मतलब आप 12.5 के बाद वो वहाँ पे रुक जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। सो 12.5 mm हमें उसे ऊपर उठाना है, देन फिर ड्रॉप कर देना है। तो ये प्रोसेस हमें रिपीट करनी कितनी बार, 15 बार करनी है 15 सेकंड में। जब हमने 15 टाइम्स कर लिया तो क्या होगा, इस इम्पैक्ट की वजह से जो कंक्रीट है उसको फ्लो में हेल्प मिलेगी, वो इजीली फ्लो होकर पूरे स्प्रेड हो जाएगी टेबल के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे इस टेबल के ऊपर वो स्प्रेड हो गई है। अब उसकी हमें मेज़रमेंट करना है, तो यहाँ पे हम मेज़र करेंगे कि मिनिमम आपको एवरेज लेना पड़ेगा डायमीटर का, कि कितना वो फ्लो हुई है। तो आप हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, मतलब 2 डायरेक्शंस में भी ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे देखते हैं कि हमने 6 डायरेक्शंस में लिया है, ठीक है, सिमेट्रिकली, ठीक है, 6 एरोज दिख रहे हैं ना आपको, तो उसके पैरेलली हमने क्या किया, स्केल की हेल्प से मेज़र कर लिया उसका डायमीटर, जो कंक्रीट फ्लो होके गई है। अब उन डायमीटर्स का क्या करेंगे, हम एवरेज निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे कि फ्लो वैल्यू ऑफ कंक्रीट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, D1 + D2 डिवाइडेड बाई 2। इस फॉर्मूले में सिर्फ 2 डाया दिए गए हैं, बट यदि आपने ज़्यादा लिए हैं, 2 डाया, 3 डाया, 4 डायरेक्शन में, जितनी भी डायरेक्शन में उसमें लिया, तो वैसे हम उनका एवरेज निकालेंगे। जैसे 3 लिए हैं तो D1 + D2 + D3 डिवाइडेड बाई 3। 6 लिए हैं तो D1 + D2 अप टू 6 एंड डिवाइडेड बाई 6। ऐसे हम उसका एवरेज निकालेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक एवरेज डाया आ जाएगा। एवरेज डाया आ गया। अब जो हमारी फ्लो वैल्यू होती है वो हम परसेंटेज में शो करते हैं। सो यहाँ पे नीचे वाले फॉर्मूले में देखिए परसेंटेज में कैसे शो करेंगे। तो जो हमारा एवरेज डाया होगा, जो कि हमने सेंटीमीटर में कैलकुलेट किया है, उसमें से आप 25 को माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100। अब क्वेश्चन ये बनता है 25 क्यों, तो हमें पता है ना कि हमने एपरेटस देखा था, उसका इनिशियली जो हमारा कोन का डाया होता है ना, स्लम कोन का डाया होता है, वो 25 सेंटीमीटर है बॉटम का डाया। तो वो इनिशियल डाया से हम फाइनल जो हमारा फ्लो के बाद जो कंक्रीट का डाया है, उनके बीच में हम क्या कर रहे हैं, रिलेटिव डाया निकाल रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तभी तो हमें परसेंटेज मिलेगा ना कि कितना वो फ्लो किया है। इनिशियली उसका डाया 25 सेंटीमीटर्स था, माना कि फाइनली आपने जो एवरेज डाया निकाला वो 30 हो गया, 35 हो गया, 40 हो गया, उसमें से हम 25 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा जो फ्लोइंग का डाया था वो मिल जाएगा, डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100। तो इस तरह से हमें परसेंटेज में एक वैल्यू मिलेगी, जो कि लिमिटेशन है कहाँ तक, 0 से 150% तक, ठीक है। देखिए नीचे टेबल में भी आपको दिया है कंसिस्टेंसी के हिसाब से परसेंटेज ऑफ फ्लो, एंड नीचे उनका डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है, कंसिस्टेंसी क्या होगी। यदि आपकी जो फ्लो वैल्यू है परसेंटेज में 0 से 20% आती है तो ड्राई कॉन्क्रीट, 20 to 60% आती है तो स्टिफ कॉन्क्रीट, 60 to 100% आती है तो प्लास्टिक कॉन्क्रीट, 100 to 120 वेट कॉन्क्रीट,
एंड 120 to 150% आती है तो स्लोपी कॉन्क्रीट। इस तरह से ये डिस्क्रिप्शन है। तो जब आप भी जिस भी कॉन्क्रीट के लिए आप टेस्ट कर रहे होंगे, जिसको हम हाईली वर्केबल कॉन्क्रीट बोल रहे हैं, तो इस तरह से उसकी कुछ वैल्यूज़ आएंगी। जनरली यदि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो वैल्यू से रिलेटेड आएगा कि यदि आपकी स्टिफ कॉन्क्रीट है तो उसके लिए फ्लो वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं कैलीबॉल टेस्ट। कैलीबॉल टेस्ट में हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ उसके एपरेटस का एक ओवरव्यू लेंगे और वो कैसे होता है वो देखेंगे, जनरली देखेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैलीबॉल टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम देख लेते हैं। तो क्योंकि कैलीबॉल टेस्ट इसका नाम है, इट मीन्स इसको जो कैली है उन्होंने इन्वेंट किया था। ठीक है, इसको हम बॉल टेस्ट भी बोलते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि ये बहुत सिंपल है, इसे हम फील्ड पे लैब में यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे हम इसकी वर्केबिलिटी निकाल सकते हैं इजीली। रियल टाइम हमें वैल्यूज़ मिलती है। यदि हम इसको स्लम कोन के साथ कंपेयर करें तो ये ज़्यादा प्रिसाइज एंड एक्यूरेट वैल्यू हमें देता है। बट इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये जो कंक्रीट का जो सैंपल इसको रिक्वायर्ड होता है वो लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है। जैसे कि हम स्लम कोन के लिए बनाते हैं तो हम थोड़ा सा सैंपल बनाते हैं बाकी टेस्ट के लिए, बट इसमें क्या होता है एक बड़ा कंटेनर हमें रखना होता है जिसके अंदर हमें बहुत सारी कंक्रीट बना के, मतलब बहुत सारे अमाउंट में हमें कंक्रीट लग रही है। तो क्या होता है कि टेस्ट तो आप कर लोगे बट उसके बाद उस कंक्रीट का क्या करोगे, मतलब बहुत सारा मटेरियल आपका वेस्ट हो जाएगा। ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो जनरली ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, बट हमें पता होना चाहिए क्या होता है। तो अब इसके एपरेटस के बारे में देख लेते हैं डिटेल थोड़ी सी। तो एपरेटस में क्या होता है, एक हेमिस्फीयर, एक बॉल शेप का जो हेमिस्फीयर है वो जो कि आपको नीचे दिखाई दे रहा है, जिसका डाया होता है 15 सेंटीमीटर एंड इसका वेट होता है 13.6 kg। ठीक है, एक फिक्स फ्रेम के साथ ये लगा होता है, पूरा जो अरेंजमेंट होता है एक फिक्स फ्रेम के साथ होता है, जो कि स्टैंड है उसके साथ होता है। देन ऊपर आपको जो एक स्टीम दिख रही होगी, जो वर्टिकल स्टीम है जिसमें कि ऊपर हैंडल भी लगा हुआ है, इसमें क्या होता है ग्रेजुएशंस होते हैं। अब क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे। कंटेनर मतलब एक हमारा बड़ा सा जो ट्रे होगा जिसके अंदर आप कंक्रीट मिक्स कर रहे होंगे। ठीक है, उसमें आपने कंक्रीट को डाल दिया है, प्लेन सरफेस ऊपर से पूरा लेवल कंक्रीट है। उसके बाद क्या करोगे, इस स्टैंड को आप उसमें रखोगे। देन ऊपर हैंडल की हेल्प से क्या करोगे, उसको प्रेस करोगे। प्रेस करेंगे तो कंक्रीट क्या होगी, नीचे सेटल होगा, मतलब ये उसमें क्या होगा, पेनिट्रेट होगा। जो हेमिस्फीयर जो वेट है वो उसके अंदर पेनिट्रेट होगा। 13.6 kg उसका वेट है, तो मतलब हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, वो 13.6 kg के वेट से ही उसमें पेनिट्रेट होगा। फिर हमें ये देखना है कि कितना वो पेनिट्रेट हुआ। तो जो स्केल में जो ग्रेजुएशन दी है ना, उनकी हेल्प से हमें क्या मिलेगी, रीडिंग मिलेगी। तो वही हमें क्या शो करेगी, उसकी वर्केबिलिटी। अब ये रीडिंग्स हमें कंपेयर करनी है किससे, स्लम वैल्यू के साथ। तो जो इसकी वैल्यूज़ जो आनी है कैलीबॉल टेस्ट को, वो इक्वल टू होता है कि कैलीबॉल टेस्ट रीडिंग इक्वल्स टू स्लम वैल्यूज़। ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, और इससे ज़्यादा हमें पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है कैलीबॉल टेस्ट। वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट जो कि हमने टेस्ट देखे, तो हम यहाँ पे देखते हैं, इनको हम एक सीक्वेंस वाइज जमा देते हैं ताकि एग्जाम में यदि आए तो हम इजीली इसको रिमाइंड कर पाएँ। तो एक टाइप पे हमने लिखा है डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी एंड सेकंड साइड पे हमने लिखा है मेथड यूज्ड, जो कि उसको टेस्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो हमने यहाँ पे उसको सीक्वेंस दिया है, हाईली वर्केबल, मीडियम टू लो वर्केबल एंड लो वर्केबल। ठीक है, तो जब हाईली वर्केबल कॉन्क्रीट होगी हमारी तो हम फ्लो टेस्ट यूज़ करेंगे। मीडियम वर्केबिलिटी के लिए हम स्लम कोन टेस्ट यूज़ करेंगे। मीडियम टू लो वर्केबिलिटी के लिए कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट एंड लो वर्केबिलिटी के लिए होगा वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट। ठीक है, अब क्वेश्चंस पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो वो इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि मीडियम वर्केबिलिटी के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ होता है। देन ऑप्शन में वो आपको ये चारों टेस्ट के नाम दे देंगे, फिर आपको चूज़ करना है। तो इस तरह से हमें ये सीक्वेंस भी याद रखना है कि किस टाइप की वर्केबिलिटी के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे। सो फाइनली इस स्लाइड के बाद हमारी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्लाइड है, जिसमें कि हम कंपैरिजन करने वाले हैं सारे टेस्ट का। ठीक है, सारे टेस्ट मीन्स जो स्लम कोन टेस्ट होता है, वीवी टेस्ट होता है और कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट होता है। इन तीनों से मोस्टली जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसको पूरा समराइज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो एक साइड पे हमने डिस्क्रिप्शन दिया वर्केबिलिटी का कि डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी कैसी होगी या फिर कंक्रीट का नेचर कैसा होगा। देन स्लम एमएम में वैल्यूज़ दी है स्लम की, वीवी टाइम हमने सेकंड्स में लिखा हुआ है एंड कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट जो रेशियो होता है वो दिया है कॉम्पैक्टिंग फैक्टर। ठीक है, सो जब हमारी एक्सट्रीमली ड्राई कंक्रीट होगी तो वहाँ पे हमें स्लम में कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि क्या होगा, हमें ज़ीरो स्लम मिलेगा, तो हमें कुछ भी वैल्यू नहीं आएगी। देन कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट में भी यही होगा कि जब आपका जो पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट है और फुल्ली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट है, दोनों ही सेम वैल्यू दे रहे हैं तो उसका रेशियो भी नहीं आएगा आपके पास। ठीक है, मतलब उससे भी कम होगा। तो यहाँ पे दोनों ही बॉक्सेस खाली है, मतलब वहाँ पे ये वाला टेस्ट सुटेबल होगा नहीं। एक्सट्रीमली ड्राई कंक्रीट में आप स्लम कोन टेस्ट और कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते।
देन वेरी स्टिफ कंक्रीट में स्लम कोन टेस्ट सुटेबल नहीं रहेगा, बट वीवी टाइम होगा 18 to 10 सेकेंड्स एंड कॉम्पैक्टिंग फैक्टर होगा वो होगा 0.7। स्टिफ कंक्रीट के लिए स्लम की वैल्यू होगी 0 से 25 mm, वीवी सेकेंड्स होगा 10 to 5 सेकेंड्स एंड कॉम्पैक्टिंग फैक्टर होगा 0.75। स्टिफ प्लास्टिक के लिए स्लम वैल्यू 25 से 50 mm, वीवी टाइम होगा 5 से 3 सेकेंड्स एंड कॉम्पैक्टिंग फैक्टर होगा 0.85। तो इस तरह से सारी वैल्यूज़ हमने दी हुई है प्लास्टिक एंड फ्लोइंग। जैसे कि फ्लोइंग कंक्रीट का अभी हमने देखा, जब बहुत ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशियो होता है तो उसको हम फ्लोइंग कंक्रीट बोलते हैं। कंक्रीट की वोकेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी टेस्ट होते थे वो हमने पढ़ चुके हैं। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा वोकेबिलिटी का टॉपिक होता है कंक्रीट में, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हमने कंक्रीट से शुरू किया था, कंक्रीट क्या होती है, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ से लेके हम यहाँ तक पहुँचे थे वोकेबिलिटी तक। फ्रेश कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ हमारी सारी हो गई है, अब बचा है हार्डन कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो नेक्स्ट के वीडियोज़ में हम क्या करेंगे, हार्डन कंक्रीट की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेस स्ट्रेंथ रिलेशनशिप जो होता है कंक्रीट का, वो हम देखेंगे। एंड साथ ही साथ अभी तक के जो भी वीडियोज़ हमने देखे, वोकेबिलिटी के जितने भी टेस्ट किए, उसमें आपको कहीं पे भी कोई डाउट आ रहा हो या कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को डाल सकते हैं। एंड साथ ही साथ हम ट्राई करेंगे कि अगले कुछ वीडियोज़ में हम जितने भी हमने टेस्ट परफॉर्म किए उन टेस्ट से रिलेटेड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को हम लाएंगे। ठीक है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, हम उन्हें ज़रूर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।